शिक्षा को बेचने से शुरू कर दिया है, शिक्षा को बेचना शुरू कर दिया है। आगे बात स्वास्थ्य पे भी आती है और न्याय पे भी आती है। क्या नाम है मैम आपका? सोनिका जाट। तो आप लोग क्यों कर रहे हैं ये लोग स्ट्राइक? सर, जो हमारी हरियाणा सरकार है उसने 6 नवंबर 2020 में कौन पॉलिसी लागू करी थी एमबीबीएस स्टूडेंट्स के ऊपर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने जो हमारी फीस है वो बढ़ा के 52,000 से 10 लाख एक साल के लिए कर दी थी। तो उसमें दो ऑप्शंस थे हमारे पास, जिसमें पहला ऑप्शन था कि 80,000 तो बच्चा खुद से पे कर रहा है और 9,20,000 गवर्नमेंट हमें बैंक से लोन दिलवा रही है, जो अगर हम आगे अपनी डिग्री पूरी होने के बाद 7 साल तक नौकरी अगर गवर्नमेंट को करके देते हैं तो वो लोन खुद गवर्नमेंट रीपे कर देगी। अगर हम नहीं करते हैं ऐसा तो हम खुद पे कर रहे होंगे वो 10 लाख, मतलब 40 लाख और उसका ब्याज। ठीक है। दूसरा ऑप्शन था या फिर हम सीधे सीधे एडमिशन के टाइम पे 10 लाख एज अ फीस हम पे कर दें। तो इसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। तो जैसे कि पहले जो एमबीबीएस की फीस थी, उसके खुद के डायलॉग्स में ये कि वो हमारे जो गवर्नमेंट संस्थान है उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, उनका निजीकरण करना चाहिए, तो वो हमारी शिक्षा का पैसा हमसे वापस वसूल कर रहे हैं। तो अभी आपका जो कितने दिन हो गए ये स्ट्राइक करते हुए? 28 दिन हो गए हैं। और जो प्रशासन है, सरकार है, उसका जो है किस तरह का रवैया रहा है आपके साथ? सरकार का रवैया एकदम अंधी बहरी सरकार बन के बैठी हुई है हमारी, ना हमारे ये संघर्ष है इसको देखने के लिए तैयार है, ना हमारी मांगे सुनने के लिए सरकार तैयार है। हमारी मांगों को सुन के अनसुना कर रही है। तो अभी क्या चल रहा है, मतलब जैसे कि हंगर स्ट्राइक चल रही है, तो ये कितने दिन से चल रही है आपकी? 4 दिन से चल रही है हमारी हंगर। और आगे कब तक की है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये आंदोलन भी जारी रहेगा और मजबूती से चलेगा और हंगर स्ट्राइक भी जारी रहेगी। तो क्या कुछ मांगे हैं, आप थोड़ा ब्रीफली बता सकते हैं? हमारी सर पहली त्रिपक्षीय है, मतलब ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है, जिसमें बैंक बिचौलिया बन के बैठा हुआ है। हमें हमारी सबसे पहली मांग है कि बैंक को बीच से हटाया जाए। अगर मेरा एडमिशन पे मेरे को कोई एग्रीमेंट साइन करना है तो वो मेरे और मेरे इंस्टीट्यूट के बीच में हो, ना कि किसी बैंक को बिचौलिया बना के हो। दूसरी मांग हमारी है कि जो 7 साल की नौकरी करने की सरकार बात कर रही है उसकी भी गारंटी सरकार हमें नहीं देती है। अगर मेरे को नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो मैं सरकार को 40 लाख दूं ब्याज के साथ, जो मैं कहाँ से लाऊं, या फिर मैं बेरोजगार बन के बैठी रहूं, क्योंकि प्राइवेट में अगर मैं नौकरी करने जाती हूँ तो सरकार मेरे से पैसा ही वसूल लेगी। दोनों ही केसेस में आप मेरे को ये बताइए, नौकरी नहीं मिलती है तो क्या एक बेरोजगार 40 लाख दे पाएगा? 40 लाख का ब्याज। और अगर किसी प्राइवेट में भी वो जाता है तो उस 40 लाख की भुगतान करना तो फिर भी बहुत मुश्किल है। तो इसमें हम सरकार से चाहते हैं कि हमें जॉब की गारंटी दी जाए। तीसरा, जो 7 साल के लिए उन्होंने समय अवधि रखी है वो भी बहुत ज्यादा है। किसी भी मेडिकल स्टूडेंट का करियर 7 साल के लिए बाधित हो जाता है, उसको भी हम कम करने की हम आग्रह करते हैं। चौथा, जो 40 लाख है, 40 लाख की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब एक बच्चा एमबीबीएस ग्रेजुएट हो रहा है जिसका सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन डॉक्टर बनते उस पे 40 लाख का कर्जा आ जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो निचली शिक्षा है, जैसे +2 तक की है या फिर कॉलेजेज है, उनके ऊपर हमला किया गया, और अभी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, इसके बारे में है कि सरकार ने शिक्षा को व्यापार बनाने का ठान लिया है। अभी वो कोई भी अगर देश में नागरिक होता है तो उसके 3 अधिकार तो सरकार का छीनने का हक नहीं बनता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। सरकार ने शिक्षा को बेचने से शुरू कर दिया है, शिक्षा को बेचना शुरू कर दिया है। आगे बात स्वास्थ्य पे भी आती है और न्याय पे भी आती है। गवर्नमेंट की गलती है। जब हमने ओपीडी बंद करने की एंड इमरजेंसी बंद करने की बात करी थी तब हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम्स दिए थे और हमने एक बहुत ग्रेडेड मैनर में इसको बंद किया है। हमने पहले 1 घंटे बंद किया था, फिर 2 घंटे बंद किया था, फिर 3 घंटे, एंड कंटिन्यूअसली हमने उस टाइम सारे अल्टीमेटम्स दिए थे। फिर जब हमने ये बात करी थी कि हम ओपीडी से अपनी सारी सेवाएं ले लेंगे, आरडी अपनी सारी सेवाएं वापस ले लेगी, तब भी गवर्नमेंट ने नहीं सुना था, इसीलिए हमने ओपीडी में से अपनी सेवाएं वापस ली। आरडीए ने 19 तारीख के बाद से पेन डाउन करना शुरू किया था, जिसके तहत हमने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से ग्रेडेड मैनर में ओपीडी बंद करी थी।
लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं मानी। ये उनके लिए एक अल्टीमेटम था कि वो हमारी बात माने, हमारी डिमांड्स के ऊपर विचार विमर्श करें, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जिन आरडीए मेंबर्स की पोस्टिंग इमरजेंसी में थी, वो अपनी ड्यूटी, वो अपनी सेवाएं वहाँ पे सुचारू रूप से 26 तारीख तक दे रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार ने हमारी एक नहीं मानी, हमारी एक भी मांग के ऊपर कुछ विचार विमर्श नहीं हुआ। तो मजबूर होकर आरडीए मेंबर्स को इमरजेंसी से भी अपनी सेवाएं वापस लेनी पड़ी। 26 नवंबर को आरडीए के सभी सदस्यों ने यह फैसला लिया था कि वो ओपीडी एवं इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दें। पर उसी सुबह हमें पता चलता है कि जींद और रोहतक हाईवे के ऊपर एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसके अंदर 50 लोग गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें पीजीआई लाया गया। इसी के चलते आरडीए के सदस्यों ने यह फैसला लिया कि हम इमरजेंसी सेवाएं फिर से शुरू करें। एज ए डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम मानवता को सर्व करें। डॉक्टर तो इंसानियत और मानवता के चलते अपनी सेवाएं देते हैं, पर सरकार जिसको लोगों की बात सुननी चाहिए वो गूंगी और बहरी बन के बैठी है। हम जवाब मांगते हैं। आरडीए संपूर्ण रूप से स्ट्राइक पर होने के बावजूद भी वार्ड्स में अपने गंभीर मरीजों को देख रही है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर में मानवता नहीं बची है, डॉक्टर में आज भी उतनी मानवता है, चाहे वो स्ट्राइक पे कितनी भी देर हो। और सरकार कहती है कि हम मेवा खाने के लिए ही बने, मेवा खाने के लिए नहीं, हम मरीजों की सेवा के लिए ही बने। जहाँ एक तरफ मरीज परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार हम छात्रों से अपना पल्ला झाड़ चुकी है। हम छात्र यहाँ 27 दिन से बने हुए हैं, रात को ठंड में सोते हैं। पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल चल रही है, जिसके चलते 3 छात्रों की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ा। लेकिन फिर भी सरकार के कान में एक जू तक नहीं रेंगी। हम पूछना चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स में तो इंसानियत है, लेकिन हमारे प्रति आपकी इंसानियत कहाँ है?